गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में और दोस्तों में आज। तो दोस्तों, भरोसा रखिए, आप लोग बने रहें। वीडियो में कुछ नई चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा और ये सारी चीज़ें बात करने के बाद जो भी आप सीखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद अपने मित्रों के साथ, परिवार के लोगों के साथ, या फिर आप जिसको आप समझते हैं कि नहीं वो व्यक्ति उस लायक है, वो मुझसे डिबेट कर सकता है, बात कर सकता है, तो उसके पास जाइए और इन विषयों पर आप अपनी बातें रखें, उससे थोड़ा सा आर्गूमेंट करिए, बातचीत करिए। इससे क्या है, आपको जो माइंड है वो एक्सपेंड करेगा, बढ़ेगा और तर्क वितर्क करने की शक्ति जो है, स्मरण शक्ति वो बढ़ेगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं दबंगई दिखाती तकनीक की ताकतें। तो आपने कुछ चीज़ों का खाका बोले तो डायग्राम अपने दिमाग में तैयार कर लिए होंगे कि आखिर हम किस मुद्दे पे आज बात करने जा रहे हैं। देखिए, सीधा सीधा यहाँ पे दिखाया गया दबंगई दिखाती तकनीक की ताकतें। तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि किस प्रकार से, चाहे ट्विटर हो, जो भी सोशल प्लेटफॉर्म है, नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या फिर यूट्यूब हो, व्हाट्सअप हो, ऐसी तमाम तरह के जो एप्लीकेशन हैं जिनका मकसद उद्देश्य तो कुछ और होता है, पर आज जिस तरह से कुछ देशों में इसका गलत तरह से प्रचलन किया जा रहा है, गलत चीज़ों को प्रसारित किया जा रहा है, वो चीज़ें गलत हैं। यदि इसका उद्देश्य समझा जाए तो दोस्तों, एक कैंपेन चलाइए। अपनी बातों को समाज के सामने रखने के लिए सबसे बढ़िया टूल है, सबसे बढ़िया तरीका है। पर यदि आप इसका गलत उपयोग करते हैं तो वो कहीं न कहीं समाज को तोड़ने का काम कर सकता है। देश में जो अखंडता है, भाईचारा, उसको प्रभावित कर सकता है। देश में कर्फ्यू की भी स्थिति पैदा कर सकता है। आंतरिक कलह जन्म ले सकता है। आंतरिक विरोध हो सकता है, जो कि किसी भी राष्ट्र के लिए, समाज, देश के लिए आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से पूरी तरह से गलत है। तो चलते हैं, अब आगे बात करते हैं इनकी दबंगई के बारे में। तो यहाँ पे देखिए लिखा है, यूरोप से उपजा उपनिवेशवाद। जब हम उपनिवेशवाद की बात करते हैं, उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब बड़ी बड़ी शक्तिशाली जो देश हुआ करते थे, वो क्या करते थे, जो कमज़ोर राष्ट्र था, जब वो समझ लेते थे कि नहीं, यहाँ पे लूटने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जैसे यदि मैं ये कहूँ कि जंगल में जो लोग निवास करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्हें जंगल के लकड़ियों का कीमत नहीं पता है, पर दोस्तों वो अपने जंगल को एक घर, एक परिवार की तरह देखते हैं, इसलिए उसको उजाड़ना नहीं चाहते हैं। पर जब कोई बड़ी कंपनियां जाती है तो उनका उद्देश्य, बस जो मेन उद्देश्य होता है, मोटो पैसा कमाना होता है। उसके बाद वो चाहती हैं कि तोड़ो छोड़ो जो भी करो, मुझे पैसा चाहिए। मैं तो फलाने जगह बैठा हूँ, वहाँ जो भी चला, मुझे क्या मतलब उनसे हमदर्दी, कैसा क्षेत्र है, कैसे जनजाति है। तो वही हुआ। तो ये लोग ब्रिटेन में बैठ के जिसको चाहें उसको, उसके देश पे जाके शासन किए, उसका शोषण किए, वहाँ का जो भी संपदा था सब उठा ली अपने देश में। उपनिवेशवाद का मतलब सीधा सीधा होता है कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से किसी दूसरे देश का प्रभुत्व आपके ऊपर है, ठीक है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। जिस अहंकार और स्वदेशी संवेदनाओं के दमन में निहित था, उसका पता उपनिवेशवाद को उचित ठहराने वाली समकालीन मानसिकता में मिलता है। अमेरिकी महाद्वीप पर अपने कब्जे को जायज़ ठहराने के लिए स्पेन ने देखिए यहाँ लिखा है, अमेरिकी महाद्वीप पर अपने कब्जे को जायज़ ठहराने के लिए स्पेन ने उस जनादेश का सहारा लिया जिसके तहत पोप ने गैर ईसाई विश्व पर ईसाई शासकों का नए सार्वजनिक अधिकार घोषित किया था। वाह। मूलतः आर्थिक कारणों से उपजे उपनिवेशवाद को सिर्फ ईसाई रूढ़िवादियों का ही समर्थन प्राप्त नहीं था। अब देखिए, ये उपनिवेशवाद कैसे हुआ? जो मिशनरी लोग थे, जो ईसाई धर्म है, जिसकी महत्ता को लोगों तक, जन जन तक लोग पहुँचाएँ, ठीक है, जिनका उद्देश्य था। पर दोस्तों, उनका ये भी उद्देश्य था जो कमज़ोर राष्ट्र हैं, मतलब गलत तरीके से सोचिए। अरे भाई, आप रिलीजन को प्रमोट करना है तो करिए, पर उसी के माध्यम से यदि आप किसी देश, किसी राष्ट्र के शोषण के तरीक़ों को बताएं, वहाँ के लोगों को जबरन डराएं, धमकाएं, ये फलाने तुमको सही कर देंगे, ये इस धर्म में आ जाओ, ये तो पूरी तरह से गलत है। लालच देकर आप किसी के धर्म को बदल देंगे, किसी को आकर्षण करने का काम करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे उदारवादियों ने भी कई प्रकार के तर्क देकर उपनिवेशवाद का बचाव किया था।
साम्यवाद के प्रणेता कार्ल मार्क्स तो भारत में अंग्रेजी शासन से इतने उत्साहित हुए कि उन्होंने इस उपनिवेशवाद के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य भी बता दिए हैं। अब सोचिए, कुछ ऐसे मूर्ख लोग भी थे, मैं सीधे सीधे उनको मूर्ख की श्रेणी में ही रखूँगा। मतलब दूसरे राष्ट्र को आप लोग लूट रहे हैं गैर तरीके से। यदि वहाँ पर कोई विरोध प्रदर्शन करता है आपके खिलाफ, आपके पोल को लोगों के सामने, पोल का मतलब है, ये मैं रीजनल लैंग्वेज में बोला, क्षेत्रीय भाषा में, पोल का मतलब होता है ना कि जो आपका उद्देश्य है, जो गलत तरीके से आप एक वो बना रहे हैं, कंस्पिरेसी षड्यंत्र रच रहे हैं। यदि उस देश का कोई बंदा समझदार है, पढ़ा लिखा, विरोध कर दिया तो लोग उसको सूली पर चढ़वा देते थे, गोली मरवा देते थे। ये सब क्या था हमारे देश में? देखिए तो कौन कौन 1857 का क्रांति हुआ, ठीक। फिर आप चले जाइए जालियांवाला बाग हत्याकांड, मतलब सैकड़ों लोगों को ऐसे सामने खड़ा करके गोली मार देते थे। भगत सिंह, राजगुरु जैसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देते थे। ये स्थिति थी हमारे देश की। और ये कहने कि बहुत अच्छा हुआ, अरे हमें नहीं चाहिए ऐसी व्यवस्थाएं जो हमारे लोगों का दमन करे, शोषण करे, अपमानित करे। यह पश्चिमी विचारधारा के दोनों छोरों पर उपनिवेशवाद की व्यापक जन स्वीकृति का ही लक्षण था कि जंगल बुक के रचयिता और नोबेल पुरस्कार विजेता रुडयार्ड किपलिंग ने अश्वेत लोगों को सभ्यता के दायरे में लाना गोरे लोगों का कर्तव्य बताया। अब ये देखिए, ये होता है अभिजात वर्ग। तो एक तरह से मैं बता दूं, ये लोग सेना थे, बुद्धिजीवी जिसे सेना कहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं मदद तो उन्हीं का करते थे, पर एक दूसरे तरीके से करते थे। अब ये क्या कह रहे हैं, मतलब गोरा भगवान है, गोरा सब कुछ है। अश्वेत तो पागल थे, उनको कुछ पता नहीं था, वो जानवर थे। और गोरों की वजह से एक नई संस्कृति का निर्माण हुआ। वहाँ लोग सभ्यता में आ गए हैं, मतलब जानवर से होके इंसानों में आ गए। अरे यार बस बंद करो। तुम जैसे लोगों का जो किताब है ना, उसे आजीवन जो है प्रतिबंधित कर देना चाहिए। मतलब किसी के शरीर का जो रंग है वो देखकर यदि आप इंटेलेक्चुअल की बात करते हैं, ज्ञानी अज्ञानी की बात करते हैं, तो ऐसे संस्कृति, ऐसे सभ्यता, ऐसे देश, ऐसे लोगों को अपने से बहुत दूर रखिए, नज़र ना आए। पिछली सदी के 6ठे दशक तक अधिकांश विश्व को उपनिवेशवाद से मुक्ति मिली, परंतु उसके अवशेष कई माध्यमों से फिर भी बने रहे। संस्कृतियों पर गहरे प्रभाव के अलावा शिक्षा के माध्यम यूरोपीय भाषाओं में बदल गए थे। संस्थागत रूप से भी कहीं कॉमनवेल्थ तो कहीं लैटिन यूनियन जैसे संगठन बने रहे। कई देशों के झंडों और सिक्कों पर आज भी औपनिवेशिक काल के चिन्ह मौजूद हैं। सोचिए, कुछ देश तो ऐसे हैं जो अभी तक बेचारे उस गुलामी बंधन से बाहर ही नहीं निकल पाए। उसका कारण किसे जाता है, आप सोचिए। हमारे देश में बहुत दूर मत जाइए, हमारे देश में आज भी कई बार आप देखे होंगे संविधान का जितना काम होता है ना, जो हमारी खुद की मातृभाषा है वो सही से डिसाइड नहीं हो पाई है, और हमारी भाषा में कुछ भी नहीं लिखा गया है। ठीक है, कोर्ट के माध्यम से जब कोई कागज़ आता है सब इंग्लिश में, हिंदी तो उनको पता ही नहीं। अरे कब ये बदलोगे? दूसरे देशों की खिल्ली उड़ा रहे हो कि अभी वहाँ पे ये इस तरह की चीज़ें प्रचलित हैं। पहले अपने देश में देखो, ठीक है। बदली शिक्षा व्यवस्था में उच्च शिक्षा के लिए बहुत से एशियाई और अफ्रीकी लोग पश्चिम का रुख करने पर मजबूर हुए। बात सिर्फ सांस्कृतिक अतिक्रमण या आर्थिक निर्भरता की नहीं थी। शोध संस्थाओं, मानवाधिकार संगठनों, राजनीतिक सक्रियता और मीडिया के चतुर उपयोग से वही पश्चिम जिसने सदियों तक दमन और उत्पीड़न किया, रातों रात वैश्विक नैतिकता का रखवाला भी बन गया। स्वयं जूलियन असांजे और एडवर्ड स्नोडन के पीछे पड़ा। अमेरिका दूसरे देशों में पत्रकारिता पर खतरे की चिंता प्रकट करता है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें जानते क्या बता, ये कहने का मतलब है ये है, पहले जिस तरह से बुद्धिजीवियों के माध्यम से, लेखन शैली के माध्यम से कई देशों के ऊपर राज किया जाता था, आज तरीका दूसरा बदल गया है, दूसरे तरीके से। कुछ समय तक मिशनरियों, जो ईसाई के पोप हुआ करते थे, उनके माध्यम से दूसरे देशों पर तमाम तरह की यातनाएं थोपी जाती थी। अपने देश को महान बनाया जाता था। वहाँ के देशों में यदि वहाँ का कोई लीडर होता था तो उसे उस विचारधारा से दूर कर दिया जाता था। आज क्या है, ये जो
बड़े बड़े टूल किट इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हम सब लोग कर रहे हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सअप, इनके माध्यम से अब किसी भी देश, किसी भी नेता, किसी भी व्यक्ति विशेष संगठन की आप छवि किस प्रकार से धूमिल कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैं हैरान तब हो जाता हूँ जब 26 जनवरी के दिन किसान यूनियन के लोगों ने पहले स्वीकृति मांगी वहाँ के पुलिस प्रशासन से, उसके बाद किस तरह से वहाँ के सड़कों पर धज्जियाँ उड़ाई गई, संविधान की रूल रेगुलेशन की आपने देखा होगा। तो ये कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हैं, जिस तरह से टूल किट का वहाँ पे इस्तेमाल किया गया कि मियाँ खलीफा ने ये कहा है, फलानी अभिनेत्री ने ये किया, कि बाद में जब इस चीज़ की गहन जांच हुई तो पता चला भैया उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। एक गलत तरीके से भारत जैसे देश की छवि को बेकार करने के लिए, ख़राब करने के लिए, लोकतंत्र जैसे व्यवस्थाओं पे सवाल उठाने के लिए इस तरह की चीज़ें जानबूझकर की गई थी। और वो कौन लोग थे? अपने देश के लोग, जैसे पहले थे जयचंद टाइप, वही आजकल भी हो रहा है। बिग टेक कंपनियां जैसे फेसबुक, ट्विटर, गूगल, व्हाट्सएप और इनकी अरबपति निवेशक उस फहरिस्त में जुड़ गए हैं जो अपनी दबंगई से भारत और अन्य देशों को हाँकना चाहते हैं। जहां पूर्वाग्रहग्रस्त पश्चिमी मीडिया पत्रकारिता के अधिकारों की दुहाई देता है, वहीं तकनीक की कंपनियों से निजता के अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अपना हथियार बनाया है। जिस निजता के अधिकार की दुहाई देकर आज तकनीकी कंपनियां भारत सरकार से टकराव की स्थिति में, उसी निजता की अवहेलना कर फेसबुक ने कैम्ब्रिज एनालिटिका को लाखों भारतीयों का डाटा बेच दिया था। अब मैं इस चीज़ को बता दूं, ऐसा पहली बार नहीं है भारत जैसे देश ने आरोप लगाया है। बड़े बड़े, चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ठीक है, चाइना तो चलाता ही नहीं। चाइना भैया अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग करता है, लोगों से बनवाता है, अपने देश के लोगों से या बाहरी लोगों से, फिर अपने देश में वो सारी चीज़ें चलाता है। अपने देश का पैसा अपने ही देश में होना चाहिए, ये फला ढिकाना चीज़ में नहीं कर सकता। तो आपने देखा होगा कि ये कहीं साफ नहीं है, इनके ऊपर तमाम तरह के ऐसे आरोप पिछले जो इनका भूतकाल है वहाँ पे लग चुका है। जिस तरह से इन्होंने फेरबदल किया है, कई देशों के तो चुनाव के परिणामों को इन्होंने प्रभावित कर दिया है। तो ऐसे में इनकी विश्वसनीयता की यदि बात किया जाए तो 1% भी नहीं है। और हमारा भारत जैसा देश यदि कह रहा है कि भैया हमारे यहाँ रहना है तो आपको इस तरह से रहना होगा, अन्यथा आप मुश्किल में हो जाएंगे, तो कोई गलत नहीं है। इस बात का आपको भारत सरकार का समर्थन करना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। अन्यथा देश के कुछ गिने चुने गद्दारों के साथ हमारी भी स्थिति वही होगी जैसे पहले हुआ करती थी। आपस में लड़ोगे, कटोगे, मर जाओगे, और जो इनका उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं वो पूरा कर लेंगे। जो तकनीकी कंपनियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की माला जपते नहीं थकती, उनकी अपने दफ्तरों में भी स्थिति एकदम भिन्न है। 2018 में करीब 100 फेसबुक कंपनियों ने कंपनी में वाम उदारवादियों की घोर असहिष्णुता के खिलाफ मोर्चा खोला था। ट्विटर के सीईओ जैक डोर्सी ने खुद माना था कि उनके संगठन में वामपंथी झुकाव है और उनके गैर वामपंथी सहकर्मी अपनी राजनीतिक राय रखने से भी डरते हैं। यह कमाल है कि इतने असहिष्णु संगठन भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर चिंता जता रहे हैं। ट्विटर के अकाउंट वेरिफिकेशन और कार्रवाई संबंधी मानक मनमाने हैं। इसका पता हाल में वेंकैया नायडू, मोहन भागवत आदि को ब्लू टिक से वंचित करने से चला। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों कहीं न कहीं ये जो टूल किट हैं, सोशल नेटवर्किंग है, जिसके माध्यम से हम लोग अपनी बातें रखते हैं, ये उन चीज़ों पे ज़्यादा जोर दे रहा है, प्रचार प्रसारित कर रहा है जो हमारे सरकार के ख़िलाफ़ हैं, उनको ये प्रोत्साहित कर रहा है। भाई आप ये आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि आप सर्विलांस पे रखें सारी चीज़ों को। क्या चीज़ें समाज में, देश में वैमनस्यता फैला सकती हैं, ठीक, देश की अखंडता को धूमिल कर सकती हैं, ऐसे तत्वों, ऐसे आप कह सकते हैं अराजक तत्वों की आप पहचान करें, उन्हें पूरी तरह से ब्लॉक करें। पर आप नहीं करेंगे क्योंकि आपका उद्देश्य अलग है। इसके पहले बंगाल हिंसा से आहत अभिनेत्री कंगना के ममता बनर्जी को उन्हीं भाषा में उत्तर देने संबंधी ट्वीट पर ट्विटर ने उनका अकाउंट बंद कर दिया। परंतु दिल्ली में दंगों और लाल किले पर हुए राजद्रोह को ट्विटर पर मिले खुले उकसावे पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
इसी तरह शर्जील उस्मानी की जय श्री राम को आतंकवाद से जोड़ने वाले ट्वीट पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ट्विटर का या फिर जो अन्य सोशल नेटवर्किंग उनका झुकाव किस तरफ है। मतलब सरकार की यदि आप विरोध में सारी बातें रख रहे हैं, विचार रख रहे हैं, गलत सही गाली फक्कड़ दे रहे हैं, तो आपकी बातों को हाईलाइट किया जाएगा, प्रचारित किया जाएगा। पर यदि आप सरकार के साथ खड़े हैं तो आपको देश विरोधी मान लिया जाएगा, ट्विटर पे आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप गाली दें, आलोचना करें, दम लगा के आपको मतलब पूरी तरह से जोड़ दिया जाएगा। आपको 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही आपको प्रमोट कर देगा फ्री में। आप गाली तो देख के दीजिए। मनमानी और पक्षपात से आगे बढ़कर तकनीकी कंपनियों की सबसे बड़ी समस्या उनका भारत में अलगाववाद और देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा और भारतीय कानून न मानने का हट है। चाहे फिर ये कानून आपराधिक सामग्री, झूठे भड़काऊ संदेश, महिला उत्पीड़न की वीडियो आदि के मूल स्रोत से जानने से संबंधित क्यों ना हो। अच्छा ये बताइए, कभी कभार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे वीडियो अपलोड कर दी जाते हैं फेसबुक वगैरह पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य लोगों को फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि जिसका नहीं होना चाहिए। किसी के परिवार की बहू बेटी का आप अश्लील वीडियो बना के भेज दे रहे हैं, ठीक है, या फिर सरकार के बारे में कुछ ऐसे गलत चीज़ें आप प्रचारित कर रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। जब पुलिस या जो जांच विभाग टीम है या जब उसकी तहकीकात करती है कि कहाँ से आया है, किसके माध्यम से, तो ये जो जानकारी है ये लोग कह रहे थे भैया हम तुम्हें नहीं देंगे। मतलब हमारे देश में सारी चीज़ें तुम पैसा कमा रहे हो हमारे यहाँ के लोगों से। यदि हम किसी व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं कि नहीं भैया फलाने ने इस वीडियो को भेजा है, तो पहला व्यक्ति कौन है, तो उसका ये कहते हैं भैया हम जो है साक्ष्य नहीं देंगे। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। मतलब आप कहीं ना कहीं हमारे भारत जैसे देश को बदनाम तो करेंगे पर मदद नहीं करेंगे इन सब चीज़ों के लिए। चाहे फिर ये कानून आपराधिक सामग्री, झूठे भड़काऊ संदेश, महिला उत्पीड़न की वीडियो आदि के मूल स्रोत जानने संबंधित ही क्यों ना हो। कुछ समय पहले कनाडा से चलाए गए खालिस्तान 2020 जनमत संग्रह अभियान को ट्विटर ने न सिर्फ पैसे लेकर अब प्रचारित किया, बल्कि इसकी शिकायत करने पर पूर्व केंद्रीय मंत्री का ट्विटर हैंडल भी निलंबित कर दिया। आज जब भारत ने सूचना प्रसारण संबंधी नियमों के क्रियान्वयन की समय रेखा तय की है, तो कंपनियां और खासकर ट्विटर को इससे ज़्यादा ही हील हुज्जत कर रहा है। जो कंपनियां अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और ऑस्ट्रेलिया में कानूनों को मानती हैं, जुर्माने बढ़ती हैं और संसदीय समितियों के सामने दौड़कर पेश होती हैं, वे भारत को तिरस्कृत कर अपने नियमों की प्राथमिकता का हवाला दे रही हैं। आपने देखा कि दोस्तों अमेरिका वगैरह में अगर इतना बोलोगे ना तुम्हारे ऊपर आर्थिक प्रतिबंध ठोक देंगे, उसके बाद ज़िंदगी भर पैसा जमा करो। पर हमारे भारत जैसे देश में वो आंखें दिखा रही हैं, जाके कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रही हैं, अरे हमें पंगु बनाया जा रहा है, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा है, हमें राइट टू स्पीच है, राइट टू एक्सप्रेशन है, हम अपनी बातें कैसे रखेंगे, ये तो गलत है, हमारे हाथों पाँव को बांधा जा रहा है। अन्य देश में तो तुम खुले उड़ रहे हो बांझ की तरह ना, हमारे यहाँ बस यही काम करोगे। भाई कोई भी देश है, यदि इनके माध्यम से ये आशंका व्यक्त किया जा रहा है कि वहाँ पे दंगा हो सकता है, वहाँ की स्थितियाँ प्रतिकूल हो सकती हैं, तो वहाँ पे ऐसे एप्लीकेशन को बैन ही कर देना चाहिए। टूल किट मामले में तो जांच के लिए बुलाए जाने पर ट्विटर के क्षेत्रीय अधिकारी ने स्वयं को अमेरिकी कंपनी का कर्मचारी बताकर दिल्ली पुलिस को अमेरिकी ऑफिस से संपर्क करने की सलाह दे डाली। इस प्रकार भारतीय संप्रभुता की खिल्ली उड़ाकर ट्विटर ने यह दिखाने का प्रयास किया कि उसे भारतीय नियमों की कोई परवाह नहीं है। ट्यूनीशिया, मिस्र आदि में अपनी दखलंदाजी से सत्ता परिवर्तन के बाद टेक कंपनियों के हौसले काफ़ी बढ़े हुए हैं। उन्हें लगता है कि जनमानस को प्रभावित करने की उनकी क्षमता के चलते पूरा विश्व पटल उनके लिए खुला मैदान है। वे बड़े बड़े नेताओं और चुनी हुई सरकारों को अपने सामने कुछ नहीं समझते। आधुनिक युग के इन सामंतों में स्टुअर्ट मिल की पेचीदगी, मार्क्स की घातकता और किपलिंग की कोरी श्रेष्ठता कूट कूट कर भरी है। अच्छी बात यह कि भारत सरकार अपनी आज़ादी को इन नौ उपनिवेशवादियों के सामने गिरवी रखने को तैयार नहीं है। इससे उसने स्पष्ट कर दिया कि बिग टेक माध्यम मात्र है और उस पर चर्चा नियमित करने का अधिकार सिर्फ भारत की चुनी हुई संसद का है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।